दोस्तों अब हम इस वीडियो में आपको समझाते हैं वाणिज्यवाद, जिसको कि हम मर्केंटिलिज्म बोलते हैं इंग्लिश में। देखिए, मर्केंटिलिज्म कोई अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत नहीं है, बल्कि एक अप्रोच है जो कि यूरोपियन देशों में फैल रही थी। इसका जो टाइम पीरियड है वो है 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के बीच, और इस पूरी की पूरी विचारधारा बहुत व्यापक स्तर पर यूरोपीय देशों में फैल रही थी। बेसिकली ये देश उस समय औद्योगिकरण को प्राप्त कर रहे थे और अपना सामान बेचने के लिए उनको ऐसे देशों की आवश्यकता थी जहां पर वो अपनी कॉलोनीज बना सकें। तो इस विचारधारा का मूल उद्देश्य था कि अपने व्यापार के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा दूसरे देशों पर कब्जा करना। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो जो भी हम पढ़ रहे हैं वो इकोनॉमिकल व्यू के हिसाब से पढ़ने वाले हैं। तो यानी कि वाणिज्यवादी विचारधारा 16वीं से 18वीं शताब्दी के बीच यूरोपियन देशों में प्रचलित रही। इस विचारधारा को हम वाणिज्यवाद भी कहते हैं और व्यापारवाद भी कहते हैं। बेसिकली इसका बोल मोटो यह था कि जितना ज्यादा व्यापार हो, व्यापार में वृद्धि होनी चाहिए, और व्यापार में वृद्धि के माध्यम से हम अपना साम्राज्य को बढ़ाएंगे, साम्राज्य में वृद्धि करेंगे। तो बेसिकली वाणिज्यवादी विचारधारा जो है उसको हम वाणिज्यवाद या व्यापारवाद भी कहते हैं। इस प्रथा में इस सिस्टम का सबसे बड़ा मूल उद्देश्य था कि जहां तक हो सके अपने निर्यात को बढ़ाओ और आयात कम से कम करो। यानी कि निर्यात जितना ज्यादा होगा, आयात उतना कम होगा। एक देश के व्यापार संतुलन में उतना ही आधिक्य होगा, जिसको कि वो बाद में गोल्ड में या अलग जो कीमती धातु है उसमें कन्वर्ट कर सकता है। इस विचारधारा के अनुसार गोल्ड ही सब कुछ है, संपत्ति सब कुछ है, और एक देश के लिए सबसे बड़ा राष्ट्रभक्ति यही है, लोगों के लिए सबसे बड़ी राष्ट्रभक्ति यही है। ये उस विचारधारा के अनुसार की बात कर रहे हैं कि वो एक देश जितनी ज्यादा हो सके अपने यहां पे संपत्ति इकट्ठी करे, गोल्ड इकट्ठा करे और अलग अलग धातु इकट्ठी करे, ताकि वो अपनी सेना को बड़ी कर सके और अलग अलग देशों पे कब्जा कर सके। बेसिकली ये पूरी की पूरी विचारधारा इस बात पे आधारित थी कि जितनी ज्यादा संपत्ति होगी, जितनी ज्यादा सेट्स होगी, उतना ही ज्यादा हम कब्जा कर पाएंगे दूसरे देशों के ऊपर। यानी कि व्यापार संतुलन को अनुकूल बनाए रखना ही इस पूरी की पूरी विचारधारा का मूल उद्देश्य है। वे कच्चे माल का आयात करने के समर्थक थे, यानी कि कच्चे माल को आयात करो और उसी माल को तैयार करके दोबारा से बेच दो। कपास खरीदेंगे, भारत से नील खरीदेंगे और भारत में रेडीमेड कपड़े भेज देंगे। भारत में अंग्रेजों ने राज किया, बहुत लंबे समय तक राज किया, वाणिज्यवादी विचारधारा के माध्यम से राज किया। कोई वो भारत में व्यापार करने तो आए नहीं थे, देश का भला करने तो आए नहीं थे। उनका जो मूल उद्देश्य था वो था कि किसी भी तरीके से भारत, जो कि सोने की चिड़िया रही है, उसको खींच के सारी संपत्ति अपने देश में ले जाना। वे कच्चे माल को तो आयात करने को तैयार थे और तैयार माल को निर्यात करने के समर्थक थे, ताकि अच्छे से सोना चांदी में बदला जा सके। बेसिकली वो गोल्ड को और संपत्ति को ही सब कुछ मानते थे। तो यहां पे कुछ मान्यताएं, जिन मान्यताओं के आधार पर ये पूरी की पूरी थ्योरी चलती थी। उनका मानना था कि विश्व में संपत्ति की मात्रा निश्चित है। यानी कि उनका मानना था कि जितनी, जैसे मान लीजिए उनका ये मानना है कि 100 किलो गोल्ड है पूरे विश्व में, तो अगर आप गोल्ड ले लोगे तो उनके पास कम बचेगा। यानी कि ये पूरी की पूरी विचारधारा इस बात पे आधारित है कि संपत्ति की मात्रा निश्चित है और एक देश का परम दायित्व है, परम कर्तव्य यह बनता है कि वह ज्यादा से ज्यादा संपत्ति को इकट्ठा करे, कोशिश करे ग्रैब करने की, ताकि दूसरे देशों के पास कम संपत्ति पहुंचे। जिसको कि हम बोलते हैं दूसरा, एक देश दूसरे देश को नुकसान पहुंचाएगा तभी उसे लाभ प्राप्त होगा, जिसको हम बोलते हैं जीरो सम गेम। जीरो सम गेम का मतलब है कि एक देश दूसरे देश को नुकसान पहुंचाएगा तभी फायदा होगा। मैं आपको जीरो सम गेम का मतलब बता देता हूं। देखो, शून्य लाभ गेम, जीरो सम गेम क्या होता है? जीरो योग खेल। मैं इसका मतलब आपको समझा देता हूं एक बार। देखिए, जीरो सम गेम का मतलब है कि मान लीजिए 100 किलो गोल्ड है, तो अगर मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, ए व्यक्ति और बी देश, दो देश हैं। बी देश के पास अगर 80 किलो गोल्ड हुआ तो ए क्या सोचेगा? ए ये नहीं सोचेगा कि मुझे 20 किलो गोल्ड मिला, बल्कि ये सोचेगा कि उसको 80 किलो गोल्ड का नुकसान हो गया। इसीलिए ये जीरो हो जाएगा। जीरो सम गेम का मतलब बेसिकली मतलब ये है कि अगर एक व्यक्ति, अगर ए बी देश को 50 लाख या 50 किलो गोल्ड मिला, तो ए देश ये सोचेगा कि मेरे को 100 किलो गोल्ड मिल सकता था और बी ने क्योंकि 50 ले लिया है, इसलिए अब मुझे 50 का नुकसान हो गया। यानी कि अल्टीमेटली जो टोटल फायदा है, ये सोचता है कि मुझे 100 किलो गोल्ड मिले, ये सोचता है मुझे 100 किलो गोल्ड मिले, और दूसरे देश के पास जितना चला जाएगा दूसरा उसको अपनी हानि मान लेगा। इसी को जीरो सम गेम मिलते हैं। यानी कि वाणिज्यवादी विचारधारा पूरी तरीके से जीरो सम गेम पर बेस्ड रही है।
व्यापार से इसकी आधिक्य बनाए रखना हमारा उद्देश्य था। जैसा कि हमने आपको बताया, इस पूरी की पूरी विचारधारा का जो मूल मंत्र है वो ये है कि जितना ज्यादा हो सके निर्यात करो, जितना कम हो सके आयात करो। कच्चे माल का आयात फिर भी कर सकते हो, तैयार माल का निर्यात करो और व्यापार से इसको आधिक्य बना के रखो। साथ ही साथ ये उद्योग और व्यापार पर सरकारी नियंत्रण के समर्थक थे, सरकारी नियंत्रण के समर्थक थे। यानी कि उनका यह मानना था इस विचारधारा के कि सरकार जो है वो लोगों के हित में सबसे बढ़िया फैसला ले सकती है, इसीलिए सभी प्रकार के उद्योग और व्यापार सरकार के नियंत्रण में, राज्य के नियंत्रण में होने चाहिए। तो बच्चों, ये मान्यताओं के बाद हम कुछ विशेषताओं पर बात कर लेते हैं। सबसे पहली विशेषता इसकी यह है कि इसने आयात पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगा रखे थे। यानी कि इस विचारधारा में अगर कोई देश अपने यहां पर वस्तुएं खरीदता है, आयात करता है, तो उसको अनेक प्रकार के कर का सामना करना पड़ेगा। यानी कि जो भी मर्चेंट होगा, जो भी व्यवसायी होगा, उसको विदेशों से सामान खरीदने की अनुमति थी, लेकिन भारी कर लगाने के बाद ही। इसके अलावा निर्यात समर्थन के लिए आर्थिक सहायता, यानी कि अगर कोई व्यापारी विदेशों में अपना सामान बेचता है तो उसको सब्सिडाइज किया जाएगा, उसको प्रोत्साहन किया जाएगा। यानी कि पूरी तरीके से यह व्यापार को प्रतिबंध करने वाली बात हो गई, क्योंकि हर देश अगर प्रतिबंध लगाएगा तो व्यापार लिमिटेड हो जाएगा। इसीलिए तो उनको विदेशों पे जाके कब्जा करने की जरूरत पड़ी। भाई, अगर मान लीजिए एक देश आपके कब्जे में होगा नहीं तो व्यापार होगा ही नहीं, क्योंकि वो आप अपने यहां प्रतिबंध लगा के रखोगे, वो अपने यहां प्रतिबंध लगा के रखेगा। जब सभी प्रतिबंध लगा के रखेंगे तो व्यापार होगा कैसे? इसके अलावा राष्ट्रीयकरण की नीति, जैसा कि मैंने आपको बताया, राष्ट्रीयकरण का मतलब है कि यहां पर जितने भी व्यापार थे, जितने भी उद्योग थे, सब सरकारी नियंत्रण में थे, सरकारी नियंत्रण में रहे। इसके अलावा सोने चांदी का संचयन करने पर ही सबसे बड़ा जोर था और एक तरफा व्यापार था। एक तरफा व्यापार का मतलब है वन साइडेड ट्रेड था, आप खरीदोगे नहीं, बेचोगे, इस तरीके का ट्रेड रहा। मर्केंटाइलिज्म किस तरीके से काम करता था उसके लिए हमने एक ग्राफ बनाया हुआ है, आप एक बार ये देख लीजिए, इससे आपको काफी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि मर्केंटाइलिज्म आखिरकार काम कैसे करता था। देखिए, यहां पे मदर कंट्री है। मदर कंट्री का मतलब वो देश जिसने दूसरे देश पर जाके कब्जा कर लिया है। जैसे मान लीजिए इंग्लैंड है, और इसने क्या किया, कंट्री ए पर अपनी कॉलोनी बना ली, कंट्री बी पर अपनी कॉलोनी मान लीजिए ये इंडिया पे बना लिया, ये भारत लिखते हैं, भारत पे बना लिया, और यहां पे जाके मान लीजिए अफ्रीका के किसी देश पे बना लिया, अफ्रीका के किसी देश पे बना लिया। दो देशों पर अपनी संपत्ति, अपना आधिक्य समा कर लिया। अब भारत को इंग्लैंड से कोई सामान खरीदना है तो इंग्लैंड क्या करेगा, भारत से कच्चा माल खरीदेगा, कच्चा माल का आयात करेगा और तैयार माल का निर्यात कर देगा। इसी तरीके से अगर अफ्रीका को कोई सामान खरीदना है, अफ्रीका के किसी देश को कोई सामान खरीदना है तो तैयार माल का ये निर्यात करेगा और कच्चे माल का ये आयात करेगा। लेकिन अगर इंडिया और अफ्रीका के बीच कोई ट्रेड होना है तो किसी भी तरीके का ट्रेड नहीं हो सकता, ट्रेड प्रतिबंध था। यानी कि अगर अफ्रीका से इंडिया को कोई सामान खरीदना है तो पहले अफ्रीका से इंग्लैंड जाएगा और फिर इंग्लैंड से इंडिया आएगा। इसी तरीके से अगर इंडिया से इंग्लैंड को, अफ्रीका कोई सामान जाना है तो पहले इंग्लैंड जाएगा, फिर इंग्लैंड से अफ्रीका जाएगा। इस तरीके की जो ट्रेड प्रैक्टिस है वह रही थी, जिसको कि हम वाणिज्यवाद के नाम से जानते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा।